RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के अभ्यास के प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 8 प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो आइए अब हम इसके बाकी बचे हुए प्रश्न लेकर चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ पूछा गया है, उदाहरण भी बताना है। यह क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी में कराया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो आइए सभी विस्तार पूर्वक समझ ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वो किस प्रकार से होती है, क्यों होती है श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए 9th क्वेश्चन में भी यही है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उष्मा उत्पन्न होती है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब श्वसन में ऊर्जा या उष्मा उत्पन्न होती है, ग्रहण की जाती है, हमें वो देखना है, उसी के बारे में हमें बताना है। तो श्वसन में स्पेशली हम ऑक्सीजन को तो लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है श्वसन क्रिया के द्वारा। तो अब इसमें जो ये ऑक्सीजन होती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर में उसका दहन करने के लिए, उसको जलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। हमारे भोजन में मुख्यतः ग्लूकोज माना जाता है, C6H12O6। जब ये ग्लूकोज अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ जो हम श्वसन में लेते हैं, तो ये इसको जलाने के पश्चात एक तो बना देता है CO2, एक बना देता है H2O, और ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, जो कि हमारे जो दैनिक कार्य हैं, हमारे शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है इस दहन से। यह अभिक्रिया श्वसन में होती है, और चूंकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है भोजन का दहन करने के उपरांत, तो इसीलिए श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे भी यही, क्योंकि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या दहन होने पर अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिस कारण श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के उदाहरण भी लिखिए। समीकरण को जो है उदाहरण के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। यानी वियोजन और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होती है, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है वियोजन और संयोजन में अंतर बताना है, और कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों हैं। तो इनके अंतर तो हमने थ्योरी में भी आपको प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एक लाइन में आपको अंतर बता रहा हूँ। जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें कोई भी दो पदार्थ परस्पर जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। यही आपको लिखना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयोजन और वियोजन दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये AB के रूप में लिख सकते हैं, या फिर H2 + O2 = H2O, जल का निर्माण तो संयोजन में, और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर CaO + CO2 का निर्माण कर देता है। ये आप वियोजन का उदाहरण लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12 में कहा गया है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण अर्थात समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, और वियोजन अभिक्रिया इस प्रकार की ऊर्जा की उपस्थिति में होती है। तो आइए इनके उदाहरण भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहा गया है कि वियोजन की कुछ ऐसी अभिक्रियाएं या उदाहरण दीजिए जिसमें आपको ऊष्मा का प्रयोग करना पड़े, प्रकाश का प्रयोग करना पड़े,
और या फिर आपको विद्युत का प्रयोग करना पड़े। जनरली वियोजन अभिक्रियाएं यानी जब एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सभी ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, तो हमें ऐसे उदाहरण देने हैं जिनमें इन सब का प्रयोग हो रहा हो। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये गर्म करने पर यानी ऊष्मा के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। जबकि प्रकाश के रूप में हम उदाहरण ले सकते हैं AgBr का, यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, कभी कभी ये H लिखा हुआ मिल सकता है, H, इसका अर्थ भी सूर्य का प्रकाश ही होता है, तो उसमें ये Ag और Br में टूट जाता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, कैमरे की रील जिसको कह देते हैं, उस पर इसी का सॉल्यूशन लगा होता है, इसी कारण वो सूर्य के प्रकाश या चमक पड़ते ही वो उसी प्रकार का फोटो प्रदर्शित कर देती है। अब तीसरा आता है विद्युत के द्वारा वियोजन या अपघटन। विद्युत के अपघटन में हम ले सकते हैं जल का उदाहरण। जैसे आपका जल है, अगर इसको हम थोड़ा सा अम्लीय कर दें और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम विद्युत अपघटन कह सकते हैं, प्रकाशिक अपघटन कह सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन। ये विद्युत और ऊष्मीय वाले तो मैंने आपको थ्योरी में भी विस्तार पूर्वक बताए थे, अपघटन में भी और वियोजन में भी। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। अधिकतर क्वेश्चन जो हमने आपको थ्योरी में करा रखे हैं उनमें से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर पूछा गया है। विस्थापन को मैंने आपको प्रतिस्थापन के नाम से पढ़ाया है, तो प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन दोनों एक ही बात है। द्विविस्थापन से तात्पर्य हमारा है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उभय अपघटन। प्रतिस्थापन से हमारा केवल विस्थापन, यानी जब एक पदार्थ AB किसी दूसरे पदार्थ C के साथ अभिक्रिया करके AC बना देता है और B अलग हो जाए, यानी जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को किसी यौगिक में से विस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो इन अभिक्रियाओं को तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। लेकिन द्विविस्थापन में दो पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करेंगे AB और CD, और दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी AC प्लस BD के रूप में ये हो जाएगा। इनके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने पहले भी प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे इसका ले लें, Zn जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बना देगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी यहाँ जो SO4 के साथ हाइड्रोजन था वो जिंक ने रिप्लेस कर दिया, SO4 के साथ जिंक आ गया, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर हम AgNO3 और प्लस NaCl ले लें, देखिए AgNO3, Na और Cl, इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब अभिक्रिया होगी तो ये परस्पर बदल जाते हैं, यानी NaNO3 और AgCl के रूप में, AgCl और प्लस NaNO3 के रूप में ये अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन की परिभाषा और उदाहरण के द्वारा हम इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया अर्थात रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सिल्वर के शोधन में हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु प्रवाहित करते हैं, तो कॉपर धातु प्रवाहित करते हैं, इससे ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है और शुद्ध चांदी हमें प्राप्त हो जाती है, यानी ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag के रूप में ये अलग बना देता है। तो इस आधार पर हमने ये समीकरण तो लिख दी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या ये अभिक्रिया संभव है,
क्या ये अभिक्रिया यानी जब कॉपर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम चांदी के द्वारा कराते हैं तो क्या हमारा कुछ उत्पाद बनेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया संभव क्यों नहीं होती, ये जैसे मैं पहले भी आपको एक दो एग्जांपल में बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन हम इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम थर्ड चैप्टर में जब विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पढ़ा दी जाएगी उसके रूप में हम इसको लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, जिसमें प्रेसिपिटेट उत्पन्न होता है, अवक्षेप जो पदार्थ नीचे बैठ जाता है। अब ये उदाहरण लिया भी है कि जो AgNO3 का है इसकी रिएक्शन अगर हम NaCl के साथ करा दें तो हमें AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो परिभाषा में भी हम कुछ यही लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस समीकरण को लिख सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनाता है और NaNO3 अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हम बेरियम क्लोराइड के साथ जब H2SO4 की अभिक्रिया करते हैं तो भी हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं, प्लस में 2HCl और आ जाएगा इक्वेशन कंप्लीट होने के लिए, तो आप इसको लिख लेना। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया और उसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी दीजिए। उपचयन यानी ऑक्सीकरण व अपचयन, ये दोनों अभिक्रियाएं मैंने आपके थ्योरी में पढ़ाई हुई हैं, जिसमें न केवल ऑक्सीजन बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के प्रतिस्थापन या ग्रहण करने के आधार पर भी हमने आपको इन अभिक्रियाओं के प्रकार बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में तत्व दिया हुआ है और तत्व धातु, अधातु और उपधातु किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक तत्व है X, इस तत्व X को जब वायु के साथ गर्म किया जाता है तो कोई यौगिक प्राप्त होता है और ये यौगिक आपका काले रंग का होता है। ये यौगिक तो होता है काला और यहाँ ये यौगिक है आपका लाल भूरे से रंग का होता है ये तत्व। तो इनको पहचानना है कि ये तत्व कौन से है, इसका यौगिक क्या है। तो ये तत्व है आपका कॉपर। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है। वैसे कॉपर के हमने 2 आयन जो आपको एक वीडियो प्रस्तुत की हुई है धनायन और ऋणायनों के नाम से, वहां पर बताया है कि कॉपर के 2 आयन होते हैं, एक क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है जो कि काले रंग का होता है। तो इस आधार पर हम उस तत्व और उस यौगिक की पहचान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि जो ये कॉपर धातु है ये नमी और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और एक हरे रंग का पदार्थ बना देता है जिसको CuCO3 CuOH होल ट्वाइस यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं और ये हरे रंग का होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो तांबे के छल्ले पहनते हैं, अंगूठी वगैरह पहनते हैं, तो उनमें हमारे हाथों के पास पास हरा रंग हो जाता है। तो वो हरा रंग इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण ही होता है जो कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ये संक्षारित होकर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका एक छोटा सा आंसर दिया जा सकता है कि उसको संक्षारण से विघटित होने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संरक्षारण और विकृत गंधिता। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीनों एक ही हैं, जिसमें हमने पहले 20वें क्वेश्चन के बारे में अगर आपको बता दें कि ये आपका जो विकृत गंधिता और संरक्षारण है उसी की अभिक्रिया, उसी के बारे में हमने आपको जानकारी पूरी विस्तार पूर्वक दी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है उसमें कहा गया है कि लोहे पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे संरक्षारण से बचाने के लिए ताकि वो विघटित
संगठित न हो, उसकी आयु लंबी बनी रहे, इसलिए हम लोहे पर पेंट कर देते हैं। जबकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें कहा गया है कि जो खाद्य तेल वसायुक्त पदार्थ होते हैं हम उन पर नाइट्रोजन गैस क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे चिप्स के पैकेट में हवा सी भरी होती है तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, तो हम उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। तो इसका सीधा सा कारण है, सीधा सा उत्तर हम लिख सकते हैं कि इसका विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम उस चिप्स के पैकेट्स में या खाद्य तेल युक्त जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन प्रवाहित कर देते हैं या उनको नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो, क्योंकि संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों के दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपके सामने कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है उसके एनसीईआरटी के सभी प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी इस वीडियो और बाकी पिछली सभी वीडियो से इस चैप्टर को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा और आप अभी से बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। तो बाकी अगले चैप्टर के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।